भारतीय संविधान के इससे पहले के वीडियो में हमने धन विधेयक के विशेष प्रावधान और धन विधेयक और उसके बाद फिर हमने जो है आर्टिकल 111 जिसमें वीटो पावर की बात की है उसमें इनकी बात कर ली थी। आज हम संसद के कार्यवाहियों की चर्चा करेंगे कि प्रश्नकाल क्या होता है, जो पहला घंटा होता है, शून्यकाल जो दूसरा घंटा होता है, उसका तीसरा घंटा लंच ब्रेक होता है और लास्ट के जो 4 घंटे होते हैं उसमें विधायी कार्य किए जाते हैं। इनकी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो शून्यकाल होता है या फिर प्रश्नकाल होता है या लंच या फिर विधेयक का प्रस्ताव किन किन समयों में किया जाता है। तो हमारा जो संसद की कार्यवाही वो कब से स्टार्ट होती है, तो 11 से 12 बजे के बीच में स्टार्ट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो प्रश्नकाल कहते हैं। यहाँ पे उसका प्रश्नकाल में होता क्या है, यह संसद का पहला घंटा होता है और इस दौरान जो होता है संसद के जो सदस्य होते हैं वह प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद जो 12 से 1 बजे का समय होता है उसमें क्या किया जाता है, तो उसमें जो होता है उसे शून्यकाल कहते हैं और यह भारत द्वारा सबसे पहले लाया गया था 1962 में। और यह जो होता है प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य का समय होता है और इसमें जो सदस्य होते हैं बिना किसी पूर्व सूचना के जो है किसी मामले को उठा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा तीसरा घंटा होता है 1 से 2 बजे का लंच का समय होता है। इसमें जो भी हमारे सांसद होते हैं वह भोजन करते हैं। उसका 2 से लेके 6 बजे तक का जो समय होता है हमारा वो कौन सा होता है, तो विधेयक प्रस्ताव या बचे हुए जो प्रश्न होते हैं उन्हें पूछा जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव, उसका पूरक प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव हो गया, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, उसके बाद फिर अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, ये सब प्रस्ताव जो होते हैं रखे जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के विधेयक जो होते हैं, चाहे साधारण विधेयक, चाहे संविधान संशोधन विधेयक हो गया, चाहे धन विधेयक हो गया, चाहे वित्त विधेयक हो गया, ये सब विधेयक इसमें रखे जाते हैं और जो भी बचे हुए प्रश्न हैं उनको भी पूछा जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नकाल की। जो पहला घंटा होता है 11 से 12 बजे के बीच का और इस दौरान जो सदस्य होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक होते हैं हमारे, अगर देखेंगे सदस्य कितने प्रकार के होते हैं इसमें संसद में, तो एक होते हैं सरकारी सदस्य और एक जो होते हैं वो गैर सरकारी सदस्य होते हैं। तो सरकारी सदस्य किन्हें कहते हैं, तो जो मंत्री होते हैं वो कौन से होते हैं, तो सरकारी सदस्य होते हैं और जो गैर मंत्री सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। तो गैर सरकारी सदस्यों के को जो भी प्रश्न पूछना होता है वह 10 दिन पहले क्या करते हैं, महासचिव को बताते हैं और ताकि महासचिव जो हों वो सरकारी सदस्यों को क्या करें, बता सकें, मतलब उनको अवगत करा सकें। तो कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से, तो तारांकित प्रश्न होता है, अतारांकित प्रश्न होता है और अल्प सूचना प्रश्न होता है। देखिए तारांकित प्रश्न क्या होता है कि इसका जो है जो भी तारांकित प्रश्न होते हैं उनको जब पूछेंगे तो मौखिक उत्तर दे दिए जाते हैं और इनमें मौखिक उत्तर देने के बाद जो पूरक प्रश्न होते हैं जो उनके साथ दोबारा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हाँ पूछा जा सकता है। अतारांकित प्रश्न में क्या होता है कि इनका एक बार लिखित उत्तर दे दिया जाता है और इसमें पूरक प्रश्न पूछने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और जो अल्प सूचना प्रश्न है उसके लिए होता क्या है कि देखिए मिनिमम 10 दिन पहले क्या होता है, महासचिव को बताना पड़ता है गैर सरकारी सदस्य को। लेकिन अगर 10 दिन पहले मतलब कि 10 दिन से कम समय में अगर कोई नोटिस देकर प्रश्न पूछना हो, तो अचानक किसी घटना पर अगर प्रश्न पूछना हो तो अल्प सूचना प्रश्न के अंतर्गत उसे पूछा जाता है। और ये क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी घटना घटित हुई तो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं और इन पर पूरक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे मणिपुर की घटना थी तो उन पर प्रश्न पूछा जा सकता था, तो अल्प सूचना मतलब छोटी समय में ही सूचना देके इन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। और उसके बाद जो 12 से 1 बजे का समय है वो कौन सा है हमारा, तो 0 आवर है, जो 1962 में भारत की देन थी। और तो 0 आवर जो है उसमें क्या किया जाता है, तो ऐसे ही कोई भी उठकर थोड़ी बहुत प्रश्न पूछ लेता है और कार्यवाही का समय होता है। उसके बाद देखिए 1 से 2 बजे के बीच जो होता है वो क्या होता है, तो लंच का समय होता है। 1 से 2 लंच का समय होता है। उसके बाद जो हमारा संसद के प्रस्ताव होते हैं और विधेयक होते हैं ये सब आते हैं, तो 2 से 6 बजे के बीच में होता है। और सदस्यों द्वारा जो प्रस्ताव 3 प्रमुख श्रेणियों में इन्हें बांटा गया है जो लाए जाते हैं। एक होता है महत्वपूर्ण प्रस्ताव, एक होता है स्थानापन्न प्रस्ताव और एक होता है पूरक प्रस्ताव। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या होता है कि यह जो स्वतंत्र प्रस्ताव होते हैं संविधान में वर्णित उन्हें कहते हैं। जैसे महाभियोग लाना हुआ
तो यह क्या है, तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। स्थानापन्न प्रस्ताव क्या होता है कि जो प्रस्ताव किसी मूल प्रस्ताव का अगर स्थान लेता है, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम था 2019, वह 1955 के अधिनियम का जो है अगर देखेंगे आप तो स्थान ले रहा था। तो उसके बाद उस पूरक प्रस्ताव क्या होता है कि जो मूल प्रस्ताव होता है उसके संदर्भ में होता है और इसका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, साथ में अगर आएगा तभी होता है। जैसे सहायक जो स्थान लेने वाले जो होते हैं, जैसे संशोधन प्रस्ताव हो गए, ये सब हो गए। अब विभिन्न प्रस्तावों की हम चर्चा कर लेते हैं। जो हमारे विभिन्न प्रस्ताव है, तो विशेष अधिकार प्रस्ताव हो गया, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हो गया, स्थगन प्रस्ताव हो गया, धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव हो गया, उसके बाद फिर अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, उसके कटौती प्रस्ताव, ये सब जो प्रस्ताव हैं इनकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो विशेषाधिकार प्रस्ताव है। तो देखिए होता क्या है, जब कोई मंत्री अन्य सदस्य को पूरी जानकारी प्रदान किए बिना ही क्या करता है कि उसे उसके विशेष अधिकारों का जो होता है उसके क्या करता है, उल्लंघन करता है, तब यह प्रस्ताव लाया जाता है। वह कौन लाता है, तो वह जो अन्य सदस्य होते हैं वह उस मंत्री के विरुद्ध लाते हैं। उसका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी भारत की देन है और 1954 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। और किसी मंत्री का ध्यान जो होता है वह लोक महत्व के मामले पर सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति पर जो है लाने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। किसी विशेष मामले पर अगर ध्यान आकर्षित करना हो तो इसे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को लाया जाता है। उसका स्थगन प्रस्ताव होता है, जैसे सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए, ताकि जो लोक महत्व के विषय हैं उन पर चर्चा किया जा सके। जैसे कोई विषय चल रहा है तो स्थगित करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, ताकि जो अगर कोई विशेष अगर लोक महत्व का विषय है तो उस पर चर्चा किया जा सके। और हाँ, इसमें होता क्या है कि कम से कम 50 सदस्य की सहमति आवश्यक होती है ये स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए, कि क्योंकि पूर्णतः जो कार्यवाही होती है उसे स्थगित करना होता है, इसलिए 50 सदस्य कम से कम चाहिए कि हाँ इसको स्थगित करना चाहिए। उसका धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है कि जब लोकसभा का पहला चुनाव होता है, या फिर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जब बजट पेश होता है, तब क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण करते हैं। तो यही राष्ट्रपति जो संबोधन करते हैं यही धन्यवाद प्रस्ताव होता है। राष्ट्रपति एक तरीके से धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। उसका निंदा प्रस्ताव क्या होता है कि समस्त मंत्रिपरिषद या एक मंत्री के विरुद्ध यह लाया जाता है, और जब साधारण विधेयक बहुमत से भी अगर इसको पारित कर लिया जाता है तो जो मंत्री है या मंत्रिपरिषद है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव होता है। अविश्वास प्रस्ताव में आप देखेंगे तो अविश्वास प्रस्ताव में यह लोकसभा में लाया जाता है, पहली बात है। और उसके बाद फिर किसी सत्र में, जैसे हम बात किए थे BMW की, जो हमारा बजट था, मानसून था, और उसके बाद फिर विंटर सेशन था। तो 3 सेशन होते हैं। तो 3 सेशन में प्रत्येक सेशन में केवल एक बार ही जो अविश्वास प्रस्ताव है उसे लाया जा सकता है, क्योंकि अगर बार बार आप लाते रहेंगे तो संसद की कार्रवाई भी जो होगी वह रुकेगी। तो इसलिए एक बार इसे लाया जा सकता है, और कम से कम जो 50 सदस्य हैं उनकी पहले से सहमति जरूरी होती है। और अध्यक्ष द्वारा जो है 10 दिन के अंदर जो है इस पर चर्चा करवाना आवश्यक होता है। पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया था, तो 1963 में आया था। किनके विरुद्ध आया था, तो जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध आया था। और किन्होंने लाया था, तो JV कृपलानी जी ने जो है 1963 में पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया था। अब देखिए विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष द्वारा लाया जाता है तो उसके विरुद्ध में ये पक्ष क्या करता है, अपना बहुमत सिद्ध करता है। तो पक्ष द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, विश्वास प्रस्ताव कहते हैं। और जो विश्वास प्रस्ताव ना सिद्ध करने वाले जो प्रधानमंत्री रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि जो एक चाचा चौधरी जो थे, वह विश्वनाथ से चंदा लेने कहाँ गए, बिहार गए। आप इसको याद कर सकते हैं कि चाचा विश्वनाथ से चंदा लेने बाहर गए या बिहार गए। तो चाचा से हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ से विश्वनाथ प्रताप सिंह, और चंदा से हो जाएगा चंद्रशेखर, और बिहार से हो जाएगा क्या, अटल बिहारी वाजपेयी। ये 4 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो विश्वास प्रस्ताव को सिद्ध नहीं कर पाए हैं। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि कटौती प्रस्ताव क्या होता है। तो कटौती प्रस्ताव कब जानेंगे, देखिए तो कटौती प्रस्ताव में क्या होता है कि वाद विवाद होते हैं उनको समाप्त करने के लिए लाया जाता है, ताकि किसी प्रस्ताव पे मतदान किया जा सके। कोई प्रस्ताव है तो उन पे मतदान, नहीं तो पता चले चर्चा चल ही रही है सदन में और मतदान हो ही ना पाए। तो देखिए साधारण कटौती होती है, उसके बाद फिर घटकों में कटौती होती है, कंगारू कटौती होती है और गिलोटीन कटौती होती है। तो साधारण कटौती में क्या होता है कि चर्चा समाप्त करके मतदान करना और एक बार में समाप्त करना। तो देखिए होता क्या है कि साधारण कटौती में चर्चा तुरंत समाप्त कर देंगे और फिर मतदान करा लेंगे।
घटकों में कटौती क्या होती है कि प्रमुख बिंदुओं के समूह पर चर्चा होती है, मतलब कि जब मान लीजिए कई प्रमुख बिंदु हैं, उनके अंदर भी कई कई टॉपिक सब टॉपिक हैं, तो प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा कर लेंगे और उसके बाद फिर जो है कटौती कर लेंगे और फिर मतदान करा लेंगे। सभी बिंदुओं पे चर्चा नहीं की जाएगी। कंगारू कटौती क्या होती है कि मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, तो कंगारू कटौती में क्या होता है कि इस पे चर्चा किए, डायरेक्ट डाक के इस पे आ गए, फिर इस पे चर्चा किए, फिर उसके बाद फिर डायरेक्ट डाक के इस पे आ गए, फिर 2-3 बिंदु और हैं तो इस पे चर्चा किए, उसके बाद डायरेक्ट डाक के इस पे आ गए। तो कंगारू की तरह जो है उछल कूद करके कटौती की जाती है विभिन्न बिंदुओं पर, तो इसे क्या कहते हैं, कंगारू कटौती कहते हैं। उसके बाद जो गिलोटीन कटौती होती है, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए विभिन्न बिंदु छूट गए हैं तो और महत्वपूर्ण रहे हैं, तो उन पे चर्चा करने के लिए क्या किया जाता है, तो गिलोटीन कटौती की जाती है। उसके बाद विधायी प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। तो विधायी प्रक्रिया क्या होता है कि संसद में जो विधेयक लाया जाता है वह विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अब देखिए 2-3 चीज़ें हैं, जैसे साधारण विधेयक हो गया, धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, उसके बाद फिर जो हमारा संविधान संशोधन विधेयक हो गया। ये कुल मिला के ये 4 प्रकार के विधेयक हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो साधारण विधेयक में क्या होता है कि वित्तीय विषयों के अलावा जो विधेयक होता है उसे हम साधारण विधेयक कहते हैं। और उसके बाद फिर जो प्रथम चरण का जो इसमें होता है, इसमें क्या किया जाता है, विधेयक का जो होता है प्रस्तुतिकरण किया जाता है और उसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। उसके द्वितीय चरण में क्या होता है कि विधेयक पर चर्चा की जाती है और इसमें जो भी संशोधन करना होता है संशोधन करते हैं, और नहीं संशोधन करना होता है तो वैसे ही रहने देते हैं, अर्थात विधेयक को अंतिम रूप प्रदान करते हैं। तृतीय चरण में क्या होता है कि विधेयक को स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है। अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो दूसरे सदन में भी यही प्रक्रियाएँ दोहराई जाती हैं, और जब विधेयक दूसरे सदन में भी पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देता है और उसके बाद फिर विधेयक जो होता है बिल से एक्ट में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर अभी तक तो बिल था, लेकिन जब राष्ट्रपति साइन किया तो तुरंत वो एक्ट बन गया। तो इस प्रकार से विधेयक से अधिनियम बन जाता है। उसके बाद फिर धन विधेयक होता है, जैसे वित्तीय विषयों पर, जैसे कर और करों पर, लोक व्यय पर, सरकार की संचित निधि पर, उसके बाद फिर आकस्मिक निधि पर आदि पर जब चर्चा की जाती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो धन विधेयक कहते हैं। इसकी चर्चा आप देखेंगे तो विशेष प्रावधान जो दिया गया है 109 में दिया गया है, और जो इसकी परिभाषा दी गई है वह किस में दी गई है, तो 110 में दी गई है, अनुच्छेद 110 में दी गई है। और लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह निर्णय करता है कि यह जो है धन विधेयक है या नहीं, और राष्ट्रपति के सिफारिश पर यह प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद वित्त विधेयक की चर्चा करते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 117 में है। तो वित्तीय विधेयक से संबंधित होता है, परंतु धन विधेयक से भिन्न होता है। देखिए धन विधेयक क्या होता है, छोटे से हिस्से की बात की जाती है। आप देखेंगे धन विधेयक तो एक छोटे से हिस्से की बात की जाती है, और वित्त विधेयक की बात करेंगे तो एक ब्रॉड हिस्से की बात की जाती है। आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से धन विधेयक जो होता है वह वित्त विधेयक के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन वित्त विधेयक जो है वह धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आ सकता। तो राजस्व या व्यय से संबंधित जो मामले होते हैं, सभी वित्तीय वर्ष में नए प्रकार के कर लगाने या संशोधन से संबंधित सभी धन विधेयक जो होते हैं वित्त विधेयक होते हैं। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक हम जानते हैं कि आर्टिकल 368 जब देखेंगे हम तो इसमें इसकी चर्चा की गई है, और उसके बाद इसकी देखेंगे तो इसकी 107 में चर्चा की गई है साधारण विधेयक की नॉर्मली रूप से। तो 109, 110 में धन विधेयक की चर्चा की गई, 117 में वित्त विधेयक की चर्चा की गई है, 368 में संविधान संशोधन विधेयक की चर्चा की गई है। और संविधान के उपबंधों जो होते हैं उनमें संशोधन करने के लिए जो होता है इससे संबंधित होता है संविधान संशोधन विधेयक, या किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। और इस पर जो संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं, और राष्ट्रपति पुनः विचार के लौटा सकता है, लेकिन एक बार लौटाने के बाद अगर फिर पुनः जाता है तो उसे पास करना होगा। तो इस प्रकार से हमने जो संसद की जो कुछ प्रक्रियाएं थी उनकी हम चर्चा कर लिए हैं। आगे जो है हम अगर देखेंगे तो जो हमारा आर्टिकल 112 है वहाँ से चर्चा करेंगे, और आर्टिकल 118 तक लगभग चर्चा कर लेंगे। और अभी क्या है कि 123 आर्टिकल यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप विधायी चर्चा हैं, जिसमें अध्यादेश 123 में है, और 122 तक जो है यहाँ पे वित्त संबंधी मामलों की चर्चा की गई है। तो हम इनकी चर्चा कर लेंगे और उसके बाद फिर हम न्यायपालिका की ओर शिफ्ट करेंगे। धन्यवाद।